सोचो, एक बैटलफील्ड जहां आसमान का रंग बदल चुका है, नीचे लावा का समुंदर उबल रहा है और हवा में इतनी डेंजरस एनर्जी वेव्स हैं कि कोई भी नॉर्मल कल्टीवेटर वहां खड़ा भी नहीं रह सकता। और इसी बैटलफील्ड के बीच खड़ा है एक ऐसा इनेमी, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, एक ऐसी हेवनली फ्लेम जिसे कंट्रोल करना तो दूर की बात, उसके पास जाना भी मौत को इन्वाइट करना है। और अब उस फ्लेम के सामने खड़े हैं सेंट्रल प्लेन्स के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स। तो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बैटल ऑफ द एयरवेल्स के एपिसोड 191 और 192 के सम पार्ट्स को। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने आपको बताया उसके प्रॉब्लम ये है, अगर ये आज ये फ्लेम कंट्रोल नहीं हुई तो पूरा रियल्म डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जो अब होने वाला है वो इस बैटल को बैटल ऑफ द हेवंस की हिस्ट्री का सबसे टेरिफाइंग फाइट्स में से एक बना देता है। सब कुछ स्टार्ट होता है उस मोमेंट से जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक कोल्ड स्माइल के साथ अपना हाथ ऊपर उठाता है। अगला ही सेकंड लावा का पूरा समुंदर हिलने लगता है, जैसे किसी ने उसके अंदर एक गाइगेंटिक फोर्स रिलीज कर दिया हो। और फिर बूम, लावा के अंदर से एक 1000 फुट बड़ा लावा का हाथ बाहर निकलता है। टेम्परेचर इतना टेरिफाइंग होता है कि आसपास के स्पेस तक डिस्ट्रॉट होने लगते हैं। एक्सपर्ट्स के चेहरे पे शॉक क्लियरली दिख रहा होता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। ये एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो दाओशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स को भी खत्म कर सकती है। और इस सब के बीच हॉल ऑफ सोल का चीफ सबको चिल्लाते हुए बोलता है, सब लोग अपनी स्ट्रेंथ को मत छुपाओ, अगर अभी भी रिजर्व रखी तो शायद अटैक करने के चांस भी ना मिले और तुम लोग अटैक करने के लायक भी ना बचो। उसकी बात सुनते ही सारे एक्सपर्ट्स अपनी ऑरा को पीक पर अनलीश कर देते हैं। अगला ही मोमेंट 7 पावरफुल ऑरास एक साथ एक्सप्लोड होते हैं। स्पेस लिटरली शेक होने लगता है, आसमान में काले क्लाउड्स जमने लगते हैं, थंडर बोल्ट्स चमकने लगते हैं और नीचे लावा का समुंदर और वायलेंट हो जाता है। बैटलफील्ड अब एक नेचुरल डिजास्टर जैसा लगने लगता है। तभी जिया की बॉडी सडनली ट्रांसफॉर्म होने लगती है, उसके पीछे से फ्यूनिक्स विंग्स निकल आते हैं और अगला सेकंड वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी एंशिएंट हेवनली फीनिक्स ड्रैगन फॉर्म में। जब हॉल ऑफ सोल का चीफ उस फॉर्म को देखता है, एक सेकंड के लिए वो भी शॉक में आ जाता है, क्योंकि उससे समझ आ जाता है ये नॉर्मल ब्लड लाइन नहीं है। लेकिन वो जल्दी से ही अपने शॉक से रिकवर भी कर लेता है, क्योंकि उस वक्त उनके पास सरप्राइज होने का लग्जरी नहीं है। फिर सडनली डेमोनिक फ्लेम अपनी उंगलियां जमीन की तरफ पॉइंट करता है और लावा का एक समुंदर बाहर आता है और उससे आवाज बहुत बार बार आ रही थी, बैंग बैंग बैंग, जैसे कोई जाइंट क्रिएचर अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अगला मूवमेंट 10 मिजरेबल ह्यूमन फिगर लावा के अंदर से बाहर आते हैं। उनके चेहरे लाइफलेस होते हैं, आंखें बंद होती है, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है उनके पुपिल्स के अंदर क्रीम वाइट फ्लेम्स जल रही होती है। हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स तुरंत समझ जाते हैं ये लोग नॉर्मल स्लेव्स नहीं है, ये हैं डेमोनिक फ्लेम के फायर स्लेव्स। और ये सब के सब दाओशेंग लेवल एक्सपर्ट्स होते हैं। डेमोनिक फ्लेम कोल्ड वॉइस में कहता है फायर स्लेव्स काफी होंगे, और जैसे ही वो बोलता है उन 10 में से 5 स्लेव्स एक्टिवेट हो जाते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के सीधे जिया और उसकी टीम पर अटैक कर देते हैं। बैटलफील्ड इंस्टेंटली कैओस में कन्वर्ट हो जाता है। हर एक स्लेव अपना ओपोनेंट चूज करता है और हर डायरेक्शन में वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो जाती हैं। इसी वक्त जियावान अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उसके हाथ में सडनली एक हैवीएस्ट रूलर वेपन अपीयर होता है, वही जो हम हमेशा देखते आते हैं। वो डायरेक्टली एक एडवांस 2 स्टार दाओशेंग फायर स्लेव के सामने टेलीपोर्ट होता है और बिना टाइम वेस्ट किए रूलर को पूरी फोर्स से उसके सर की तरफ स्ट्रिंग करता है। क्लैंक, अटैक कनेक्ट होता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट एक शॉकिंग चीज होती है, फायर स्लेव के बॉडी से जो क्रीम व्हाइट फ्लेम निकल रही होती है वो सडनली और डेंस हो जाती है और धीरे धीरे हम देखते हैं वो फ्लेम एक जॉइंट फ्लेमिंग माउथ में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो जियाओयान को निगलने की कोशिश कर रहा था। जियाओयान तुरंत समझ जाता है अगर ये फ्लेम उसके बॉडी को टच भी हो गई तो उसका एंड पक्का है, इसलिए बिना डिले किए वो इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है और अगले ही सेकंड फायर स्लेव के पीछे अपीयर होता है। उसके दोनों हाथ स्काई की तरफ उठते हैं और एक ब्लैक सर्कल अपीयर होता है जो कि एक स्पेस में रोटेट करने लगता है। ये है उसकी टेक्निक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। डार्क एनर्जी रैपिडली कंडेंस होने लगती है और एक गाइगेंटिक ब्लैक पाम फॉर्म हो जाता है। फिर बूम, वो पाम डायरेक्टली फायर स्लेव की बॉडी पर क्रैश करता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि फायर स्लेव की बॉडी से क्रीम व्हाइट फ्लेम कॉन्टिन्यूअसली बाहर निकलने लगती है, जैसे कोई उसके अंदर से एनर्जी को खींच रहा हो। जब समझ जाता है यही चांस है, अगर फ्लेम कंप्लीटली निकल गई तो फायर स्लेव वीक हो जाएगा और फिर उसे डिफीट करना पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन बैटलफील्ड का दूसरा साइड भी उतना ही डेंजरस हो रहा था। सेंट्रल प्लेन्स के बाकी एक्सपर्ट्स भी इंटेंस बैटल्स में बिजी थे, हर डायरेक्शन में एक्सप्लोजन हो रहे थे। एनर्जी वेव्स इतनी टेरिफाइंग है कि बैटलफील्ड के बाहर खड़े कल्टीवेटर्स भी पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि जो भी इस रेंज में आएगा उसका सीरियसली इंज्योर्ड होना ऑलमोस्ट गारंटेड है। इस कैओस के बीच एक टेरिफाइंग बैटल चल रही होती है। हॉल ऑफ सोल का डिप्टी चीफ भी एक फायर स्लेव से फाइट कर रहा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो फायर स्लेव 3 स्टार दाओशेंग लेवल का होता है और उसके अटैक्स इतने ब्रूटल होते हैं कि कोई भी नॉर्मल एक्सपर्ट उसके पास टिक नहीं सकता। इसीलिए डिप्टी चीफ भी फुल फोकस के साथ उससे फाइट कर रहा होता है। बैटल और ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और इस सबको देखकर बाकी दाओशेंग एक्सपर्ट्स के माइंड में एक ही थॉट चल रहा होता है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए, क्योंकि ये बैटलफील्ड अब दाओशेंग लेवल वॉर जोन में बन चुकी थी। और फिर जब सबको लगता है सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, तभी आसमान में एक आवाज गूंजती है, येलो स्प्रिंग पाम। अगला ही सेकंड स्काई से एक जाइगेंटिक
येलो एनर्जी हैंड डिसेंड करता है और सीधे एक फायर स्लेब पर क्रैश करता है। बूम! इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग होता है कि पूरा बैटलफील्ड शेक होने लगता है और सब लोग एक ही डायरेक्शन में देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था एक और टेरिफाइंग एक्सपर्ट बैटलफील्ड में इंटर कर चुका है और उसका अराइवल इस बैटल को और भी ज़्यादा इंटेंस बनाने वाला था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इतने सारे दाउशियन एक्सपर्ट्स मिलकर भी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर ये हेवनली फ्लेम आज भी अपनी फ्रीडम बचाने में सक्सेसफुल हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो शायद आज का दिन सेंट्रल प्लेन की हिस्ट्री का सबसे डिस्टेरियस दिन बन सकता है। बैटलफील्ड पर सिचुएशन ऑलरेडी काफ़ी डेंजरस हो चुकी थी और जो डेमोनिक फ्लेम थी उसकी एनर्जी इतनी अनस्टेबल हो चुकी थी कि हर सेकंड पर लग रहा था कि पूरा एरिया ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन जो आगे होने वाला था वो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। और यहीं से शुरू होती है बेस्ट क्लिफ हैंगर वाला पार्ट, जिसके लिए आप में से सिर्फ 5 से 10% लोग ही बचे होने वाले हो। बैटलफील्ड पर डेमोनिक फ्लेम से निकली हुई टेरिफाइंग हीट पूरे एरिया में स्प्रेड हो रही होती है। फायर स्लेव्स एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट स्लो हो चुकी होती है और अगर ऐसा ही चलता रहता तो पूरी डाउकी कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएगी। और इसी मोमेंट पर ज़ियावेन को एक चीज़ नोटिस होती है। उसे सडनली रियलाइज़ होता है कि जो डेमोनिक फ्लेम है वो एक्चुअली इन फायर स्लेव की पावर का सोर्स है। और जैसे ही उसके दिमाग में ये थॉट आया, उसकी आंखों में एक शार्प लाइट फ्लैश करती है, जैसे कि पजल का मिसिंग पीस मिल गया हो। और बिना कि एक सेकंड वेस्ट किए ज़ियावेन तुरंत एक्शन लेता है। वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज़ करता है और बैटलफील्ड के बीच में खड़ा हो जाता है। और जितने भी फायर स्लेव्स वहाँ जाके खड़े थे उसके फोरहेड पर एक मिस्टीरियस स्पिरिचुअल सिंबल क्रिएट करता है। सिंबल बनने के बाद एक स्ट्रेंज चीज़ होती है, फायर स्लेव जो अभी तक अनकंट्रोलेबल रेज में थे वो सडनली फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल स्टैचू की तरह। और ये देखकर बैटलफील्ड पर खड़े सब लोग शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि अब क्लियर हो चुका था ज़ियावेन ने उस फायर स्लेव को टेम्पोरेरीली कंट्रोल कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही ज़ियावेन अपनी स्पिरिचुअल पावर से फोर्स फायर स्लेव को के माइंड के अंदर इंटर करता है, उससे वहाँ एक टेरिफाइंग सीन दिखता है। फायर स्लेव के माइंड के सेंटर में एक क्रीम वाइट बियर्ड वाला फ्लेम एग्जिस्ट कर रही होती है। एनर्जी बिल्कुल टेरिफाइंग लेवल की होती है। ज़ियावेन तुरंत समझ आता है कि अगर ये फ्लेम डिस्ट्रॉय हो जाए तो फायर स्लेव को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन यह करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस फ्लेम के अराउंड मल्टीपल मिस्टीरियस बैरियर्स क्रिएट हो चुके थे और वो बैरियर्स उस फ्लेम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ज़ियावेन तुरंत प्लान चेंज करता है। डायरेक्ट अटैक करने की जगह वो फ्लेम को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, ताकि फायर स्लेव की बॉडी से उसका कनेक्शन तोड़ दिया जाए। लेकिन तभी बैटलफील्ड के दूसरे साइड पर सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। फेंग हुन और हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स ऑलरेडी अपनी पावर रिलीज कर चुके थे। उनका टारगेट सिर्फ एक ही होता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। और जैसे ही वो लोग अपनी कंबाइंड पावर रिलीज करते हैं, आसमान में एक मैसिव ब्लैक लाइट पिलर अपीयर होता है और उस पिलर के अंदर एनर्जी का लेवल इतना हाई होता है कि स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगती है। ये एक्चुअली एक एंशिएंट फॉर्मेशन होती है, तियानलू सीलिंग डीमन फॉर्मेशन। एक ऐसी फॉर्मेशन जिसे स्पेसिफिकली पावरफुल डेमोनिक फ्लेम्स को सील करने के लिए बनाया गया था। और जैसे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, पूरा बैटलफील्ड डार्क ऑरा से फिल हो जाता है। इसके बाद जो होता है वो और भी टेरिफाइंग होने वाला था। ब्लैक एनर्जी पिलर्स आसमान से शूट होते हैं और डायरेक्टली डेमोनिक लोटस फ्लेम को सराउंड कर लेते हैं। हर पिलर से निकल रही एनर्जी चेन्स उस फ्लेम को टाइटली बाइंड कर लेती है और फ्लेम की पावर धीरे धीरे सप्रेस होने लगती है। लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कोई ऑर्डिनरी फ्लेम तो थी नहीं। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये उसे सील किया जा रहा है, उसका एंगर एक्सप्लोड हो जाता है और वो एक टेरिफाइंग रोर रिलीज करती है। नेक्स्ट सेकंड फ्लेम का साइज सडनली एक्सपैंड हो जाता है और उसके अंदर से एक मैसिव एनर्जी वेव ब्लास्ट होती है। बैटलफील्ड पर खड़े सब एक्सपर्ट्स उस वेव से पीछे पुश हो जाते हैं। इस मोमेंट पर हॉल ऑफ सोल का चीफ समझ जाता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है और वो एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का डिसीजन लेता है और वो अपनी टंग बाइट करता है और अपना एसेंस ब्लड फॉर्मेशन के अंदर रिलीज कर देता है। ये एक सैक्रिफाइस टेक्निक होती है जिसमें यूजर अपनी लाइफ फोर्स का यूज करता है और फॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसका ब्लड लाइट पिलर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, फॉर्मेशन की पावर मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब बैटलफील्ड का सीन कंप्लीटली चेंज हो चुका था। ब्लैक पिलर्स श्रिंक होने लगती है और डेमोनिक लोटस फ्लेम का बॉडी का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगता है। पहले वो एक माउंटेन जितनी बड़ी होती थी, पर अब सिर्फ कुछ मीटर्स तक रह गई थी। लेकिन फ्लेम के अंदर जो टेम्परेचर था वो अब भी टेरिफाइंग लेवल का था और उसके सेंटर में एक क्रीम वाइट कोर फ्लेम इरप्ट हो रही होती है, जिसे देखकर सबके दिल की एक मोमेंट के लिए रुक जाती है। और इसी मोमेंट पर ज़ियावेन भी बैटलफील्ड पर वापस फोकस करता है। उसे रियलाइज होता है कि अगर ये फ्लेम सील हो गई तो उसे फ्यूचर में एब्जॉर्ब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब पूरा बैटलफील्ड हॉल ऑफ सोल के कंट्रोल में था और अगर उसने गलत मूव किया तो वो तुरंत उनका टारगेट बन जाएगा। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ सब लोग अपनी सांसें रोक कर खड़े होते हैं। ब्लैक लाइट पिलर सडनली वायलेंटली ट्रेम्बल करता है और उसके अंदर से एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है। एनर्जी वेव्स हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने लगती हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरा स्पेस कोलैप्स हो जाएगा। सब एक्सपर्ट्स तुरंत अपनी डिफेंसिव टेक्निक्स एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट अनकंट्रोलेबल हो गया तो पूरा बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इसी पॉइंट पर स्टोरी एक और शॉकिंग ट्विस्ट लेने वाली है।
क्या प्यूरिफाइंग डोमिनिक लोटस फ्लेम सच में सील हो जाएगी? क्या ज़ियाओ वैन को इस कैओटिक बैटलफील्ड में कोई चांस मिलेगा? और अगर फ्लेम कंप्लीटली सप्रेस हो गई तो फ्यूचर में पावर बैलेंस का क्या होगा? ये सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर ऐसी ही डिटेल बैटल टू द हेवेंस एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बैटल टू द हेवेंस की हिस्ट्री का सबसे इंसेन मोमेंट्स में से एक होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए हर हर महादेव।